बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे तो ये एक्सरसाइज में सारे में वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, इन वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना ही मुश्किल होता है। जब आपको ये समझ में आ गया, आगे इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। इसको बाकी ना किस तरह सॉल्व करते हैं, जिस तरह हमने इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, या इससे पहले हम क्लास 8 में भी मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते रहे, उन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन दी हो, आपको बाउंड कर दिया गया कि आपने इस मेथड को यूज़ करते हुए ही इसको सॉल्व करना है, फिर उसी मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना है, फिर किसी और मेथड से करेंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जिसमें कंडीशन नहीं दी हुई उसमें हम जिस मेथड से मर्जी कर सकते हैं। इसमें फ्राम 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। इसमें एक बात है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक हो गया? तो उसके 2 एक्यूट एंगल, उसके जो दूसरे एंगल है ना, वो दोनों एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, क्योंकि दूसरा एंगल कोई भी 90 का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना एक 90 है तो बाकी दोनों को प्लस करने से 90 के इक्वल होता है। क्योंकि टोटल जो एंगल होता है ना, एक ट्राइंगल का टोटल जो एंगल होता है, तीनों एंगल का सम होता है ना, वो 180 के इक्वल होता है। तो 180 में से ये 90 माइनस कर दो, बाकी 2 90 के ही रह जाते हैं। इन दोनों को प्लस करो तो 90 के इक्वल होता है। और इसमें फर्दर बता रहे हैं कि वो उनमें 1 एंगल इज़ 10 डिग्री लेस दैन द अदर। ये जो 2 एंगल हैं, जो एक्यूट एंगल है, उसमें से जो एक एंगल है ना, वो दूसरे एंगल से 10 डिग्री कम है। फाइंड द बोथ एक्यूट एंगल्स बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हमें वो क्रैमर्स रूल यूज़ करते हुए हमने वो दोनों एंगल मालूम करने हैं। हमने सपोज किया कि वो जो दोनों एक्यूट एंगल है, उन दोनों एक्यूट एंगल में से एक का नाम x है और दूसरे का y है। तो जैसा कि हमें पता है कि उन दोनों एंगल्स को प्लस करने से तो ये तय हुआ है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 10 है। एक एंगल दूसरे से 10 ज़्यादा है ना, या 10 एक 10 कम है, तो मतलब दूसरा 10 ज़्यादा है। तो उसमें से एक एंगल जो दूसरे, दोनों एंगल का जो डिफरेंस है ना, वो 10 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह दूसरा हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करें, ये जो दोनों एक्यूट एंगल हैं, इन दोनों को प्लस करें तो इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन इक्वेशंस को पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म से फिर आगे हम इसको जो क्रैमर रूल्स का जो मेथड है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। पहले एक्स के जो कोएफिशिएंट वो आगे, फिर वाई के कोएफिशिएंट आगे, फिर जो पहला वेरिएबल होता है वो, फिर जो दूसरा वेरिएबल होता है वो नीचे, इक्वल के बाद इक्वल की जो वैल्यूज होती हैं वो आ गई। अब इसको ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं, बाकी ये एक्स है, ये बी है। क्रैमर्स रूल में जो कोएफिशिएंट का जो होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसको ए सपोज कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन उसी में जो क्रैमर्स रूल में एक होता है ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है? इसमें जो एक्स के जो कोएफिशिएंट का जो कॉलम होता है ना, उसकी जगह पे हमने ये लिख देना होता है। ए एक्स में एक्स के जो कॉलम होता है ना, एक्स का जो कोएफिशिएंट का होता है, जो कॉलम होता है, जैसे 1 और 1, इसकी जगह पे ये 10 एंड 90। बाकी जो दूसरा वो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स में जो वाई के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है ना, ये पहले एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। तो वाई वाले जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है उसकी जगह पे ये हमने लिख देना होता है। लिखना ए वाले में होता है, ए एक्स में एक्स वाला कॉलम गायब करके उसकी जगह पे इसको लिखना होता है, और ए वाई में वाई का जो कॉलम होता है ना, उसको गायब करके तो ये वाला आना होता है। तो बाकी जो कॉलम होता है दूसरा, वो एज इट इज़ आ जाता है। अब इन तीनों का हम बारी बारी इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1 द 1 माइनस फार्मूले का, ये भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 द 1 प्लस माइनस माइनस, ये 1 ये माइनस हो, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 1 + 1 2। ए का डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अब इसी तरह इनका भी हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो इनका भी आप ऐसे एक दफ़ा ब्रैकेट्स लगा के आपने इसको लिख लेना है, फिर अगले स्टेप में जाके ये डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। 10 1 द 10 माइनस 91 द 90 और माइनस का 90, ये माइनस हो, ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, 100। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 100। इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 91 द 90 माइनस
10 1 दा 10, 90 में से 10 माइनस किए 80, ए वाई का डिटर्मिनेंट 80 आ गया। अब एक्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, ये क्रैमर रूल में ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास है 100 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया 2। अब 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 आंसर आ जाता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। अब इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 80 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40। अब y की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। अब नीचे हम देख लेते हैं कि हमारा एक एंगल 50 डिग्री है और दूसरा एंगल 40 डिग्री है। दोनों को प्लस करेंगे तो आप देखिए 90 डिग्री आ रहा है और दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 10 ही आ रहा है। एंड पे ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन अ क्विज कोई मुकाबला होता है, अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। 20 में से उसने 15 के ना उसने करेक्ट आंसर दिए हैं, जवाब दिए हैं फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। ये दो सब्जेक्ट थे लिटरेचर और साइंस, उसमें से उसने 15 करेक्ट आंसर दिए हैं। गेटिंग 125 रुपीज़, और उसके जो 15 आंसर दिए हैं उसको 125 रुपये उसको मिले हैं एज अ क्रेडिट कह लें, एज ए अनाम कह लें, एज ए उसको गिफ्ट कह लें। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाइज इज़ क्रेडिट 5 रुपीज़, लिटरेचर के एक करेक्ट रिप्लाई का जो क्रेडिट है वो 5 रुपीज़ है। एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई इज़ क्रेडिट 10 रुपीज़, साइंस के करेक्ट रिप्लाई का 10 रुपीज़ उसका क्रेडिट है और लिटरेचर के 5 रुपीज़ है। देन फाइंड द नंबर्स ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। उसने ये टोटल अमाउंट बताई है और टोटल आंसर बताए हैं और उनका हर सब्जेक्ट का रेट बता दिया है। इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि उसने लिटरेचर के कितने सही आंसर दिए होंगे और साइंस के कितने सही आंसर दिए होंगे, ये हमने मालूम करना है। ये याद रखें हमेशा कि जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है ना, हमेशा उसी को सपोज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने करेक्ट रिप्लाई पूछा हुआ है, करेक्ट रिप्लाई ऑफ लिटरेचर। हमने एक्सपोज करना है कि लेट, तो हमने सपोज किया कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट लिटरेचर रिप्लाइज x है, तो नंबर ऑफ करेक्ट साइंस रिप्लाइज y है। तो टोटल रिप्लाइज थे कितने, 15 है। तो इसमें हम अब लिखते हैं कि लिटरेचर के जो करेक्ट रिप्लाई प्लस साइंस के जो करेक्ट रिप्लाई हैं, तो टोटल जो करेक्ट रिप्लाई हैं वो थे कितने, वो थे 15। ये टोटल को नहीं आपने देखना, हमने सिर्फ करेक्ट रिप्लाइज को देखना। ये 20 का यहाँ पे यूज़ नहीं है, हमारी सिर्फ बात जो करेक्ट रिप्लाई की हो रही है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरा, लिटरेचर के रिप्लाइज़ को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और साइंस के रिप्लाई को साइंस के रेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो टोटल उसकी अमाउंट मिल जाएगी जो उसको टोटल क्रेडिट मिले हैं वो है 125 रुपीज़। अब अगर एक ये दो लाइन्स भी लिख लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। क्रेडिट या टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल क्रेडिट लिटरेचर रिप्लाइज एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़। एक रिप्लाई का 5 रुपीज़ है, तो टोटल उसके करेक्ट आंसर जो भी होगा ना लिटरेचर के, उसको हमने एक्सपोज किया हुआ है। इसके रेट को इसके टोटल रिप्लाइज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो उसके लिटरेचर से मिली है। इस तरह साइंस के रेट को साइंस के जो टोटल जो करेक्ट रिप्लाई हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 10y। तो हमें पता है कि ये टोटल जो क्रेडिट जो हमने निकाला है, इसके रेट को इसके टोटल रिप्लाई के साथ, इसके रेट को इसके रिप्लाई के साथ, तो ये बन जाता है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ऐसे बन जाता है 5x प्लस 10y, यानी दोनों के क्रेडिट को प्लस करें तो हमें पता है कि उन्होंने ये क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि टोटल उनको 125 रुपीज़ मिले हैं। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इसको आप जिस मेथड से भी सॉल्व कर लें, यहाँ पे कंडीशन नहीं है, बस इसका आंसर ही मालूम करना है।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं किसी और मेथड से करवाऊँगा, जैसे एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, वो भी यहाँ पे गलत नहीं है। लेकिन कुछ भी टीचर कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया उसी से करवाएं, तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से ही कर लें। और मैट्रिक्स में जो जिसको कंपैरेटिवली ईजी समझता हूँ वो क्रैमर रूल्स है। तो क्रैमर रूल्स से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को हम ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसका 1 है, 1 इसका 1 और इसका भी 1। फिर दूसरे का 5 और 10 है, 5 एंड 10। ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा। अब इसके वेरिएबल x और y हैं, इक्वल टू जो पहली लीनियर लोकेशन है उसका इक्वल टू 15 है और दूसरी का 125 है। आप इसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। बाकी इसमें ax और ay मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको इक्वल टू a। तो अब इसमें ax और ay मैट्रिक्स भी लिखना है, लेकिन पहले इसका ना डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही ये इसका आ जाए 0 आ जाए तो फिर फर्दर इसका सोल्यूशन होता ही नहीं है, फर्दर हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो इसको देखें, अब 10 1 दा 10 माइनस 5 1 दा 5, 10 से 5 माइनस किया तो 5 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 5। अब इसमें देखिए ax मैक्स, जो ax मैट्रिक्स होता है इसके अंदर x का जो कॉलम होता है ना वो गायब करके, बाकी तो रहना ही होता है ना वैसे का वैसे ही। x का कॉलम जो होता है ना वो गायब करके वहाँ पे ये लिखना होता है 5 और 125। ay में जो y के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है ना, जो कॉलम होता है वो गायब करना होता है। दूसरा वाला कॉलम अपनी जगह पे आ जाएगा, जो गायब करना होता है उसकी जगह पे ये आना होता है। ये हम कर रहे हैं क्रैमर रूल्स के मेथड से, ठीक है ना। तो अब हम बारी बारी इनका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे दोनों का। ax का डिटर्मिनेंट आपने इसको ब्रैकेट सीधी करके एक दफ़ा स्टेप ये कर लेना है। अब 10 5 दा 50 माइनस 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 125, नहीं ये तो 15 था यार, 15। तो 15 10 दा 150, 150 में से 125 माइनस किया तो आ जाएगा 25। ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह ay का भी डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया 125 माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75, इसको इसमें से माइनस किया तो आ गया 50। अब x मालूम करने का फार्मूला ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब देखें ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 25, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 5। 25 में से 5 माइनस किए तो बाकी आ गए 25 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब इसी तरह हमने y मालूम करना है, तो y मालूम करने का फॉर्म होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास 50 है और a डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। अब जो बातें हमने सपोज की थी ना उसी को नीचे आप लिख लें, इसी की जगह पे इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, यानी x की जगह पे लिख लेंगे जो हमारा आंसर x का आया 5 और y की जगह पे y का आंसर लिख देंगे जो हमारे पास आया 10। एंड पे जाके ना आपने ऐसे करके ये लिखना है, हेंस नंबर ऑफ करेक्ट लिटरेचर रिप्लाइज, x भी लिख के इक्वल टू आ जाएगा 5, x की वैल्यू 5 है ये ना हमारे पास। लेकिन ये जो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ ना आपने यहाँ लिखना है यहाँ पे। तो साइंस का यानी कि y का हमारा आंसर आया 10, यानी उसने लिटरेचर के सही 5 जवाब दिए हैं और साइंस के उसने सही 10 जो रिप्लाइज है वो किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आ रहा है इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स। असद ने 3 नोटबुक्स को बच्चे कॉपीज़ भी कहते हैं ना, उसी को जो सेवर्ड होता है नोटबुक्स। उसने 3 नोटबुक्स लिए हैं और 2 बुक्स लिए हैं और उसने पे किए हैं, उसने जो उसके बिल उनको अदा किया है वो है 600 रुपये। और जो ईमान है उसने बाय किया, क्या बॉट किया 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग 550 रुपीज़, यानी उसकी तादाद और है ना, इसकी तादाद और है, ये कॉपीज़ की और बुक्स की उसने 550 पे किए हैं।
तो कह रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, इसकी प्राइस भी मालूम करें। और यहाँ पे उन्होंने हमें बाउंड कर दिया कि यूज़ क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल्स हमने यूज़ करते हुए इसको करना है। अब देखिए इसमें अब हमने किसकी कॉस्ट मालूम करनी है या किसकी वैल्यू मालूम करनी है, बुक्स की और नोटबुक्स की। तो जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसी को हमने सपोज कर लेना है कि जैसे हमने यहाँ पे किया कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एक्स है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक इसको वाई कर देते हैं। अब एक बुक की प्राइस को ये हमने ये कॉस्ट किया ना एक नोटबुक की, एक की प्राइस दी हो तो जितनी हमने ख़रीदी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी टोटल प्राइस आ जाती है एज गिवन। इसके ये जो फॉर्मेशन करना आसान है। अब देखिए इसमें 3 नोटबुक हैं और 2 बुक्स हैं, इसको लिख लें 3x, यानी ये हो जाएगा 3 नोटबुक्स की प्राइस प्लस 2y और 2 बुक्स की प्राइस इक्वल टू कितनी है 600 रुपीज़। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा 4 नोटबुक्स हैं, इन 4x और 1 बुक है और 1y, 1 साथ मगर लिखते नहीं होते ना, इक्वल टू 550। ये बेटा हमारा मुश्किल काम था जो हमने कर लिया है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इसको ए मैट्रिक्स आगे ए एक्स में जो मैट्रिक्स है वो और ए वाई मैट्रिक्स लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये वाले मैट्रिक्स से बाद में लिखते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 3 1 3, पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है ना, -4 2 8, डिफरेंट साइन है माइनस हो गया, 8 से 3 माइनस किया 5, बड़े नंबर का साइन आ गया। ए एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें एक्स के जो होता है ना, जो एक्स के जो कोफिशिएंट का जो कॉलम होता है उसको हमने गायब कर देना होता है, यानी पहला कॉलम गायब करके उसकी जगह पे ये बी वाला लिखना होता है जो इक्वल के पार होता है, 600 और नीचे 550 और दूसरा कॉलम इसका वही का वही रह जाता है। अब ए वाई में वाई का कॉलम गायब करना होता है, पहला कॉलम वही रह जाएगा और जो गायब करना होता है या उसको कहना है कि रिप्लेस करना होता है उसकी जगह पे ये आ जाएगा 600 और 550। अब अगला स्टेप क्या होता है कि इन दोनों का हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। डिटर्मिनेंट में आपने पहले इसको ऐसे लिख के इसके कॉलम ऐसे स्टेट कर लेने, इनको मल्टीप्लाई किया तो 600 को 1 से मल्टीप्लाई किया 600 और 550 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1100। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 500, बड़े नंबर का साइन। इसी तरह x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -500 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था -5, माइनस के साथ माइनस काट गए। अब 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, x की वैल्यू 100 आ गई है। अब इसी तरह सेम स्टेप जो यहाँ किए होते हैं कि पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई किया तो इनके साथ ये आ जाएगा हमारे पास 1650 माइनस इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2400। इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -750। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया उसकी वैल्यू डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -750 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -5, माइनस के साथ माइनस काट गया, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 150। अब x हमारे पास जो प्राइस थी वो ईच नोटबुक की थी और y की जो थी वो ईच बुक की थी। अब एंड पे जाके हम लिख देंगे, एंड पे जाके लेट की जगह पे हेंस कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 100, x 100 है और y 150 है, तो कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इक्वल टू 100 और कॉस्ट ऑफ ईच बुक y जो थी इक्वल टू 150 रुपीज़, 100 रुपीज़ लिखते हैं इसके। तो ये बेटा दोनों इसके आंसर आ गए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बड़ा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान है जब इसको आप समझेंगे तो। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स
दो सिस्टर की जो एज है ना, उनकी उम्रें हैं, उनका जो सम है, उनका जो टोटल है वो है, ये सिस्टर का नाम बता दिए, सुंदस एंड ज़ैनब इज़ 22 ईयर्स। दोनों की एजेस को प्लस करें तो 22 ईयर्स है। यहाँ तक हमें पता नहीं चलता है इसमें बड़ी एज की यानी ज़्यादा एज किसकी है, कम किसकी है। अब आगे आ रहा है कि इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ ज़ैनब, ज़ैनब की एज का डबल कर दिया जाए ना, ज़ैनब की एज का डबल कर दिया जाए तो फिर भी वो उससे फिर भी 1 साल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप देखें कि इसको मैं पहले इसको लिखता हूँ स्टेटमेंट में, उम्मीद है कि आपको फिर वहाँ पे मैं इसको और ज़रा बेहतर अंदाज से समझाता हूँ। एक तो एक की एज को आप एक्स सपोज कर लें, दूसरी को वाई कर लें, दोनों की एज को प्लस करें तो 22 है। एक इक्वेशन तुम्हारी इसी तरह से सिंपल यहीं पे बन जाएगी। हमने एक की एज को एक्स सपोज किया, दूसरे को वाई किया, तो एक उन्होंने जैसा बताया हुआ कि दोनों की एजेस का जो सम है, दोनों की एजेस को प्लस करें तो इक्वल टू होता है 22। हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरा, दोनों की एज इक्वल नहीं है, दोनों की एज आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हम करना चाह रहे हैं, इक्वल है नहीं, अभी इक्वल करना है हमने। वो कह रहे हैं कि इसकी अगर ज़ैनब जो सुंदस है ना, वो इसकी एज का ट्वाइस, इसकी एज का ट्वाइस करें, ठीक है ना, किसकी एज का, ज़ैनब की एज का। तो सुंदस फिर भी 1 ईयर बड़ी है, तो ये 1 ईयर बड़ी है, तो इसके दो तरीके होते हैं। ये जितनी ये बड़ी है इसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि इसका समझ लें कि 1 ईयर इसमें ज़्यादा है, इसको इक्वल करने के लिए इसमें 1 प्लस कर देंगे। या इसमें से ऐसे कर सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो ज़ैनब जो सुंदस है ना, वो अपनी ज़ैनब से यानी कि 1 ईयर बड़ी है। जो सुंदस है ना, ये इसके ट्वाइस से भी 1 ईयर बड़ी है, इसका ट्वाइस करके फिर उसमें यानी कि ये जिस तरह ट्वाइस करने से बाद ही बनती, ये फिर भी 1 साल बड़ी है। तो या तो इसमें से 1 माइनस कर लें तो फिर इसके इक्वल होगा, या इसमें जो मतलब 1 प्लस कर लें, या इसमें से 1 माइनस कर लें, क्योंकि 1 साल बड़ी अगर इसका ट्वाइस करते हैं ना तो फिर भी ये 1 साल बड़ी है इसकी एज, ठीक है ना। तो इसके अब दो तरीके होते हैं इनको इक्वल करने के लिए, या तो जो बड़ी है उसमें से इसको माइनस कर दें, यानी इसमें कम कर दें, या जो कम है उसमें 1 प्लस कर लें, ठीक है। तो एक ही बात है ये। अब इसकी प्रॉपर जो इक्वेशन हम बना लेंगे, इनको एक तरफ लें, ये +2y इधर आके -2y इक्वल टू 1, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको, इसमें कंडीशन तो नहीं दी हुई इस क्वेश्चन में कि इसको किस तरह से सॉल्व करें, कि दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, इसको दिया हुआ है कि बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसको इन्वर्जन मेथड से हमने जो मैथड से ना इसको सॉल्व करना है, पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गया, तो अब हम इनको a, x और b के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स जो होता है वेरिएबल का x, और ये इक्वल वाला b के इक्वल। अब ये किस फॉर्म में बन गया, ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b। तो इसको हमें पता है कि जब हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमने x की यानी जो इसमें x होता है इसकी वैल्यू मालूम करनी होती है। तो ये रह जाएगा इधर ही, ये चला जाएंगे दूसरी तरफ, a उस तरफ जाके a इनवर्स बन जाता है, a इनवर्स b। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है पहले, a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो वो a जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो इससे पहले भी मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं तो मैंने यही कहा था कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या इसमें सॉल्व में हमने ना मतलब क्या क्या ना इसमें वैल्यू मालूम करनी है। तो a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो इसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो a डिटर्मिनेंट के लिए हम, तो ये 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस -2 माइनस फार्मूले का, फिर 1 1 दा 1, सेम साइन है तो प्लस हो गया, 2 + 1 3 और बड़े नंबर का साइन। डिटर्मिनेंट आ गया इसका -3। अब एडजॉइंट की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी एडजॉइंट की वैल्यू लिख सकते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है ए मैट्रिक्स के, ये जो प्राइमरी जो डायगोनल होता है इनकी हमने आपस में इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, इनकी जगह चेंज करनी होती है, -2 इधर और 1 इधर, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट्स के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है a इनवर्स। इधर ही मैं एक साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ सामने ही, ताकि आपको समझने में शायद आसानी हो जाए। अब इसी के अंदर समझिए कि वैल्यू हम पुट कर रहे हैं,
मैं इसको दोबारा आपको समझाने के लिए ये लिख देता हूँ, वरना मैंने पहले इसलिए वो लिखा था ताकि आपको पता हो कि हम क्या मालूम करेंगे इसमें। तो ये फार्मूला मैंने लिख के एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास थी -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो वैसे तो इसको यहाँ पे डिवाइड करना होता है, लेकिन मैंने बताया था कि जब इसको ए इन्वर्स को अभी मज़ीद किसी से मल्टीप्लाई करना हो ना, कि जैसे हमें पता है कि हमने अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, हमने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। अब ये इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करवाना हो तो फिर इसको यहाँ पे डिवाइड ना करें, पहले इसको आप सॉल्व कर लें। तो हमने क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास था, इसके हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, एक्स इसी को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा। अब एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, ये हो गया। ए इन्वर्स की जगह पे ए इन्वर्स की जो वैल्यूज़ थी वो वाली, और बी की जगह पे ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये बताया था कि पहले हमने जो सिंपल है ना, इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं? रो को कॉलम के साथ, या आपको ज़रा आसानी के लिए ये एरो से बना लेते हैं, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, डिफरेंट साइन है तो माइनस, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 -1। अब नीचे वाली रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर नीचे आ जाएगा। 22 1 दा 22, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस का साइन, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 दा 1 +1। ये माइनस थोड़ा दूर चला गया, इसको पास करके लिख देते हैं, डिवाइड बाय -3। ये -3 एज इट इज़ आ गया। अब दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए। 44 + 1 45, बड़े नंबर का साइन, और ये 22 और ये 1 के डिफरेंट साइन है तो ये भी माइनस हो जाएंगे। 22 से 1 माइनस किया 21, बड़े नंबर का साइन, डिवाइड बाय 3 -3। अब जब ये सिंगल वैल्यू आ गई है ना, अब ये -3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और 21 को -3, यानी कि आप इन दोनों वैल्यू को -3 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। -45 डिवाइड बाय -3 और -21 डिवाइड बाय -3। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 45 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 15 प्लस का 15, ये भी माइनस से माइनस काट हो जाएगा। 21 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 7। ऊपर वाली वैल्यू हमारी x की है, ऊपर वाला आंसर x का है, और नीचे वाली वैल्यू y की है, तो ये आंसर y का है। तब एंड पे हम लिख देंगे यहाँ पे लेट की जगह पे ना नीचे ये वाली स्टेटमेंट दोनों हम नीचे नीट करके लिख देंगे। हेंस लिखे ना, हेंस एक्स थी सुंदस की एज ऑफ सुंदस एक्स थी, वो हमारा पास आ गया 15, यहाँ लिख दे 15 ईयर्स। और जो वाई का आंसर आया हमारे पास आया वो 7 ईयर्स। तो ये बेटा हमारा आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी एक इजी ही है। इसमें 2 ट्रक्स हैविंग कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स, ये उसका वज़न का एक स्केल है, पैमाना है। इसमें 10 एक ट्रक छोटा होगा जिसके अंदर 10 टन्स जो है ना वो चीज़ को जा सकती है, दूसरे के अंदर 12 जो टन्स जा सकती है। अब अगली बात वो क्या कर रहे हैं, ये तो 2 ट्रक हो गए, उसमें कह रहे हैं दे मेड आ टोटल 20 राउंड ट्रिप्स टू हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क। उन्होंने टोटल जो सैंड जो यानी कि जो रेत कह लें, मट्टी कह लें, उन्होंने जो मुंतकिल की है वहाँ भिजवाई है, ठीक है ना, वो टोटल 20 राउंड ट्रिप लगाए हैं। 20 चक्करों में टोटल 20 चक्कर हैं, 20 राउंड ट्रिप हैं। आप ये नहीं उसमें बताया कि ये बराबर बराबर है, ये नहीं, टोटल दोनों के 20, यानी कि वो दोनों ट्रक टोटल एक गया होगा फिर दूसरा गया होगा, हो सकता है एक ट्रक 2 दफ़ा होया हो, टोटल 20 दफ़ा वहाँ पे दोनों ट्रक 20 दफ़ा वहाँ गए हैं। यानी टोटल जो दोनों के मिला के जो राउंड ट्रिप हैं वो 20 हैं, इक्वल नहीं है, यानी कि टोटल हैं दोनों के मिला के। कोई भी में ड्राइवर सुस्त भी हो सकता है, गाड़ी किसी की कम भी जा सकती है, ये टोटल हैं। ये तो हो गया। एक बात उन्होंने बताई है कि टोटल जो उनके राउंड ट्रिप हैं वो 20 हैं, और जो टोटल उन्होंने सैंड वहाँ पे हॉल की है, वहाँ पे जो उन्होंने शिफ्ट की है वो है 226 टन्स।
ये बात है जिसके अंदर इतनी वो जा सकती है उसके अंदर इतनी गई होगी, जो दूसरा ट्रक है उसके अंदर इतनी गई होगी, जो टोटल उन्होंने शिफ्ट किया ना वो 226 टन गई है। अब आगे जो उन्होंने बात पूछी है, हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, कि हर ट्रक ने टोटल कितने राउंड ट्रिप किए हैं, यानी हर ट्रक ने कितने चक्कर लगाए हैं, ये हमने बताना है। जो मालूम करना होता है ना उसी को पहले हमने सपोज करना होता है कि लेट राउंड ट्रिप्स ऑफ वन ट्रक, फिर राउंड ट्रिप ऑफ सेकंड ट्रक। तो आप देखेंगे इसमें जो एक ट्रक है जिसके अंदर 10 की कैपेसिटी है, उसके राउंड ट्रिप्स बाय वन ट्रक, एक ट्रक है उसके राउंड ट्रिप कितने हमें नहीं पता, वो हमने मालूम करने हैं, वो एक्स हैं, और दूसरा जो ट्रक है उसके वाई हैं। लेकिन इन दोनों ट्रक्स ने जो टोटल जो इनके राउंड ट्रिप्स हैं ना वो टोटल उन्होंने बताया कि 20 है, ठीक है ना, वो है 20। तो टोटल जो सैंड उन्होंने वहाँ पे हॉल की है, शिफ्ट की है, वो है 226 टन। अब देखें इन दोनों के ये राउंड हैं, एक ट्रक के इतने टोटल राउंड हैं, दूसरे के इतने हैं, तो दोनों के राउंड्स को प्लस करें, यहाँ पर लिख लें एज गिवन। दोनों के जो टोटल राउंड हैं वो 20 हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। दूसरा जो एक ट्रक है उसके अंदर 10 आती है जो सैंड है या जो भी चीज़ है, दूसरे के अंदर जो आती है वो 12 आती है। तो टोटल जो गई है ना लेके इसके जितने भी ट्रिप्स थे, तो जाहिर बात है एक ट्रिप्स के अंदर 10 ही गए हैं ना, तो 10 को इसके एक ट्रिप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10x + 12y। एक ट्रक के अंदर टोटल जो गई है वो ट्रिप जितने भी होंगे, एक्स तो अभी मालूम करना है ना, दूसरे के अंदर जिसके अंदर 12 वो 10 हो जाते हैं, उसके अंदर जितनी भी सैंड गई है, तो टोटल जो सैंड गई है ना वो है 226 टन। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाती है। अब 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई कंडीशन नहीं है तो फिर तो हम जिस मेथड से मर्जी इसको सॉल्व कर लें, कंडीशन नहीं है तो, वरना मैं इसको जो कर रहा हूँ वो इसमें क्रैमर रूल से कर रहा हूँ, वो ज़रा शॉर्ट मैं समझता हूँ उसको। ये इनको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है, तो जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है इसको ए कर लिया, तो ए एक्स और ए वाई करने से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ये 12 1 दा 12 माइनस 10 1 दा 10, 12 से 10 माइनस किया तो 2 आ गया। अब ये क्योंकि ये नॉन सिंगुलर ही, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका ए एक्स से मेथड लिखेंगे, ए में ही ए मैट्रिक्स के अंदर जो एक्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं इनकी जगह पे हम ये लिख देंगे 20 और 226, और दूसरा कॉलम एज इट इज़। ए वाई में जो ए मैट्रिक्स का वाई के कोएफिशिएंट वाला कॉलम होता है ना उसको हमने गायब करना होता है, दूसरा वैसे का वैसे आ गया कॉलम, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा 20 और 226। अब इन दोनों का हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से किया, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब x मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है जो क्रैमर रूल्स में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है 14 ए एक्स के डिटर्मिनेंट की, और ए की वैल्यू जो ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 2, क्या जाएगा 7। अब ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो 226, 20 को 10 से किया तो 200, माइनस किया तो 26। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए जो क्रैमर रूल्स में फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है 26 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू है ए की 2, ये 2 है। 26 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 13, y की वैल्यू आ गई 13। अब देखिए एक जो x था, x क्या था, ये एक ट्रक के राउंड ट्रिप्स थे और y दूसरे ट्रक के राउंड ट्रिप्स थे, तो यानी कि एक ट्रक के 7 राउंड ट्रिप हैं और दूसरे के 13 हैं, दोनों की इक्वल नहीं है, एक के 7 और दूसरे के 13, इसके x वाले के 7 और दूसरे के 13।
तो ये हमारा ऐसे करके हमने यहाँ नहीं लिखना होता है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एंड पे लिखनी होती है। ये मैं तो अपना तरह टाइम बचाने के लिए ये यहाँ पे आपको इसी में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये आंसर आ गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनका जो मेथड है ये, इसको जो अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत सिमिलर है। इसमें देखें कि इसमें जो बात बता रहे हैं, टू मेक 20 kg ऑफ एलुमिनियम अलॉय विद 70% एलुमिनियम। ये एक बात है, इसको आपने ज़्यादा रखना है कि टोटल एलुमिनियम की अलॉय, अलॉय क्या होती है? एलुमिनियम की एक अलॉय होती है जैमीन के, जिसका एक मुरक्कब है जिसके अंदर एलुमिनियम भी मिक्स किया गया है। अलॉय एक होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुरक्कब कह लें, जिसमें ना दो या दो से ज़्यादा, उसमें एक मेटल होता है, ये केमिस्ट्री में आप समझते हैं इसको, फिर उसमें दूसरी चीज़ें भी इसमें मिक्स करके एक नई चीज़ बनाई जाती है। तो वो एलुमिनियम की एक अलॉय बना रहे हैं, वो एक जिसका टोटल वज़न जो है ना वो 20 kg है और उसके अंदर 70% एलुमिनियम है। यानी कि जो 20 kg बनी है ना, इसके अंदर 70% है वो एलुमिनियम है। इसका जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वो उसमें ये होता है कि एक जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो इसमें ये है कि वो चाह रहा है कि वांट टू यूज़ 2 मेटल्स। वो अलॉय बनाने के लिए वो जो 2 मेटल यूज़ कर रहा है उसके अंदर एक में अंदर 55% और दूसरे के अंदर 80% एल्युमिनियम कंटेंट है। ठीक हो गया, वो जो 2 धातों को 2 उसमें मिला रहा है उसके अंदर एल्युमिनियम की ये इतनी परसेंटेज है। हाउ मच ईच मेटल शुड ही यूज़, तो वो इन दोनों मेटल्स को कितना कितना यूज़ करे कि उसके अंदर के टोटल 20 kg भी बन जाएँ और उनका 70% उसके अंदर एल्युमिनियम भी हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें कि जो 2 इसमें मेटल यूज़ हुए हैं उसमें हमने सपोज़ किया कि उन्होंने कहा कि दोनों वो जो मेटल्स हैं मालूम करें। ठीक है ना, इसमें लेट अमाउंट ऑफ 1 मेटल, एक मेटल वो है जो जिसमें 55% एल्युमिनियम कंटेंट है। तो लेट अमाउंट ऑफ 1 मेटल विद 55%, Al का मतलब एल्युमिनियम, उसको हमने सपोज़ कर लिया कि वो X है। और दूसरा जो मेटल है जिसके अंदर 80% एल्युमिनियम है वो हमने सपोज़ कर लिया Y है। तो दोनों मेटल्स का जो टोटल वज़न है ना वो टोटल है 20 kg। ठीक है ना, आइए अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि दोनों मेटल्स को जब अलॉय बनाते हैं तो दोनों को मिक्स करके टोटल जो वज़न आता है वो है 20 kg। इससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो एक अलॉय है जिसके अंदर 55% एल्युमिनियम है उसको, ये इसकी अमाउंट है, इसकी अमाउंट में इसको जब मिक्स करेंगे तो 55% वाले में 55% लिख लें या ऐसे 55 ही रहने दें। 55% X वाले में और जो 80% है जो सेकंड मेटल्स है उसमें, दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना बनता है, जो टोटल हमारे पास एल्युमिनियम का अलॉय बनता है वो है तो 20 kg। तो 20 kg के अंदर ये 70% एल्युमिनियम होता है। 70% ऑफ उस सारे का 70% उसके अंदर एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो ये 70% किसके अंदर था? ये 70% था 20 kg के अंदर। तो ये 70% ऑफ 20, ये 70% इसके साथ आना है। अब इसमें देखिए 3 इसमें टर्म्स हैं प्लस के साथ, तीनों के साथ ही ये परसेंटेज। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। अब इसमें ये वाला जो मेटल्स था इसको मिक्स किया जिसके अंदर 55% एल्युमिनियम था। ये वाला जो मेटल्स था इसको यूज़ किया, फिर दोनों को जब इनको कंबाइन किया तो इसके अंदर एक ऐसा हमारे पास अलॉय बन गया है। टोटल वो 20 kg है। तो 20 kg के अंदर 70% जो है ना वो एल्युमिनियम है। तो अब देखें कि जो 55% है ये परसेंटेज का मतलब होता है ओवर 100। ठीक है ना, यानी कि 100 में से 55 ऐसे होता है। अब इसमें ये परसेंटेज को ख़त्म करने के कई तरीके हैं यहाँ पे। या तो सब के इसके यानी कि नेक्स्ट टाइम में 55 ओवर 100, 80 ओवर 100, 70 ओवर 100 लिख दें, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो 100 के साथ इसको सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि सब के नीचे 100 होगा तो सब के साथ ही वो 100 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 55x बच जाएगा प्लस 80y प्लस ये 70
मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपका मतलब मल्टीप्लाई है। तो या दूसरी तरह से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय परसेंटेज, ऐसे भी कर सकते हैं। या वैसे ही इसमें सारों का परसेंटेज सब में या सब का इसमें से परसेंटेज कॉमन ले लें, उसमें परसेंटेज 100 ही होता है ना, तो फिर दूसरी तरफ जाके परसेंटेज को डिवाइड कर दे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ऐसे इसको कई तरीके सॉल्व करने के। असल में ये है हर टर्म्स में, अगर हर टर्म्स में हो ना सारों में, तो सारों में से वैसे ही सारों में बराबर ही वो निकल गया, किसी एक में ऐसा नहीं है कि किसी एक में नहीं है, सब में था। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, बाकी हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। मल्टीप्लाई किया तो 1400, हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इसको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लेट ए, जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, उसको ए के इक्वल लिख लेते हैं। मैं इसको क्रैमर रूल से करना चाह रहा हूँ, तो क्रैमर रूल में बाकियों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ए एक्स और ए वाई लिखना होता है, ठीक है ना। तो पहले हम इसका ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 80, 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 55, तो यह आ जाएगा 25। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 25 आ गया। अब ए एक्स की वैल्यू लिखती है। ए एक्स में ए मैट्रिक्स के अंदर ही जो एक्स का कॉलम होता है ना, उसको हमने इसके साथ रिप्लेस करना होता है, ये 20 और 1400, बाकी दूसरा कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। ए वाई में वाई का कॉलम की जगह पे हमने ये लिखना होता है 20 एंड 1400, और पहला कॉलम एज इट इज़। अब दोनों के डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 80 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो 1600, 1400 को 1 से किया तो 1400, ये आ गया 200। अब एक्स मालूम करने के लिए ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 200 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 25 है। अब 200 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8। एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। अब जाते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1400, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100, ये माइनस किया तो आ गया 300। अब वाई मालूम करने के लिए जो क्रैमर रूल्स में फार्मूला यूज़ होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 300 है और ए वाई का डिटर्मिनेंट 25 है। 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। अब ये क्या है, एक्स था हमारे पास अमाउंट ऑफ 1, ये एक्स का 8 और एक 12 है। अब नीचे लिख देंगे ऐसे करके, अमाउंट ऑफ 1 मेटल, ऐसा मेटल जिसके अंदर 55% एल्यूमिनियम कंटेंट यूज़ हुआ है ना, उसके आंसर आया हमारे पास 8 kg। ये टोटल 8 यानी kg में था ना, तो आ गया वो 8 kg। अब जो दूसरा है उसके अंदर आ जाएगा, वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 12, वो 12 kg। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। तो ये वाली दोनों लाइंस हम क्वेश्चन के एंड पे भी इधर लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें और 6 में मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ये सेम है। उसमें जो टोटल अमाउंट तैयार की थी वो पहले दी थी, यहाँ पे एंड पे दी हुई है। इसमें कह रहे हैं कि सोयाबीन मील कंटेन 16% प्रोटीन, सोयाबीन के अंदर 16% प्रोटीन है और कॉर्न मील्स के अंदर 9% प्रोटीन है। ये तो एक बात होगी। इन दोनों को मिला के हाउ मैनी पाउंड, ये वज़न एक वेट होता है ना, जो इंटरनेशनल यूनिट है, जैसे हम केजी में करते हैं ना, इसका छोटा औंस होते हैं, ये वो वाला पाउंड है, ये करेंसी वाला पाउंड नहीं है, ये वज़न है उसका, ठीक है ना। हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्सड, उसका कितना वज़न कह रहे हैं जो पाउंड्स में मिक्स किया जाए टूगेदर इफ़ ऑर्डर इन ऑर्डर टू गेट आ 350 पाउंड। ये पाउंड का सिंबल होता है, ये स्मॉल एल है, एल बी पाउंड का साइन सिंबल होता है। ये जैसे केजी का होता है ना, ऐसे पाउंड का ये होता है। मिक्सचर के टोटल उनका जो मिक्सचर है वो इतना 350 पाउंड है।
वहाँ पे केजी था तो हमने इस सारी बात को केजी में कर दिया। तो यहाँ पाउंड है तो ये पाउंड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाउंड है या केजी है, ठीक है ना। हमने बस यहाँ पाउंड है तो पाउंड कर दें, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वो जो टोटल तैयार होता है ना उसके अंदर 350 केजी, उसके अंदर 12% प्रोटीन है। तो ये चीज़ तैयार करने के लिए कि टोटल 350 केजी है, उन दोनों को मिक्स करके, यानी कि उसमें कौन कौन सी दो चीज़ें थी, सोयाबीन और कॉर्न, इन दोनों को मिक्स करके 350 पाउंड तैयार होना है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होनी है वो 12% है। जैसे पहले के अंदर था टोटल था 20 केजी और उसके अंदर एल्यूमिनियम था 70%, ठीक है ना। इसके अंदर टोटल है 350 और 350 के अंदर है 12%। आइए देखते हैं। इसमें एक और बात भी, जो बात मालूम करनी होती है उसी को हमने स्टार्ट में सपोज करना होता है। हाउ मैनी पाउंड ऑफ ईच, इसमें आ जाएगा लेट के, इसमें आ जाएगा अमाउंट ऑफ सोयाबीन और दूसरा आ जाएगा अमाउंट ऑफ कॉर्न। एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा। अब इसमें देखें कि लेट अमाउंट ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया होगा 16% प्रोटीन है। इसमें अमाउंट का मतलब उसका जो वेट भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ सोयाबीन, वो हमारे पास उसका एक्स है, एक्स पाउंड कह लें या सिंपल एक्स। अब इस तरह अमाउंट ऑफ कॉर्न या इसमें वेट भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है ना। तो ये वाई जो दूसरी चीज़ में मिक्स किया वो कॉर्न है, वो वाई पाउंड है। अब इन दोनों को मिला के टोटल कितनी उन्होंने जो मिक्सचर तैयार किया है वो टोटल है 20 केजी, और लिख देंगे एज गिवन। इन दोनों को मिक्स किया है तो है एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 350 पाउंड, ये टोटल है 350 पाउंड्स। दोनों को मिला के टोटल उनका जो वेट बना है वो 350 पाउंड्स हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसा कि दूसरा उन्होंने इक्वेशन बताई है कि दोनों में जो 16% वाला है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9% वाले को y से करना है। तो 16% यानी 16% x है और दूसरा जो है हमारे पास प्लस 9% जो है ना वो y है, यानी कि 9% को y से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू बन जाता है। इसकी जो टोटल अमाउंट बनती है वो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताई है 12%। तो 12% ये जो मगर 12% है ये किसके अंदर है, ये जो टोटल उसका जो मिक्सचर तैयार होता है ना उसके अंदर 12% है। तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है जो टोटल वेट के साथ, तो 350। अब यहाँ पे आके हमने जो काम करना है, एक तो देखें ये परसेंटेज सारों में ही है, हर टर्म्स में ही है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय परसेंटेज ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर इसको 16/100 लिखते हैं, 9/100 बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय ये। तो अगर इसको ओवर 100 में लिखते हैं तो फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में 100 है। तो उस तरह भी हम कर सकते हैं, वरना परसेंटेज सबसे ही गायब कर दो वैसे ही। तो ये मैंने एहतियातन आपको एक दफ़ा ये स्टेप करवा भी दी है। कुछ बच्चे कहना है कि आपने लास्ट स्टेप क्वेश्चन में भी वैसे परसेंटेज गायब कर दिया था, तो मैं स्टेप करवा भी देता हूँ, वरना ये करना ज़रूरी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसको परसेंटेज को 100 की फॉर्म में लिखा, यानी परसेंटेज का मतलब होता है 16% का मतलब होता है 16/100। इस तरह सब को हम परसेंटेज हटा के ओवर 100 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसकी फ्रैक्शन में 100 ही है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, बाकी रह गया 16x प्लस 9y इक्वल टू 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 को 350 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4200। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको डायरेक्ट भी करते हैं तो ऐसे आना था 16x प्लस 9y इक्वल टू ये 12 को 350 से मल्टीप्लाई कराना था, यही आना था, ठीक है ना, वही बात है। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम उसमें लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इसके साथ 1 और 1 है, 1 1, और इसके साथ 16 और 9 है, 16 एंड 9। ये पहला जो वेरिएबल x है, दूसरा y है, इक्वल टू इसके 350 है और इसका 4200 है। इसमें एक और बात भी बताता चलो, इसका इस दोनों जो लीनियर इक्वेशन को हम साथ साथ भी लिख के ये बना सकते हैं,
एक इक्वेशन ऊपर आई है, दूसरी को अगर दूसरी नीचे ला देंगे तो आंसर में फ़र्क नहीं आता, आंसर सेम आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं आता। तो अब जैसा कि इसमें कोई कंडीशन तो नहीं दी, मैं चले चेक कर लेता हूँ। इसमें कंडीशन नहीं है कि किससे सॉल्व करें, जिससे मर्जी आप सॉल्व करें, तो मैं भी इसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको ए के इक्वल, तो ये ए के इक्वल आ गया। ए एक्स और ए वाई हम बाद में लिखते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ये 9 1 दा 9 माइनस 16 1 दा 16, इनको सॉल्व किया तो आ गया -7, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -7। अब ए एक्स में एक मैट्रिक्स के अंदर ही एक्स के जो कॉलम है वो गायब करके उसकी जगह पे इसको लिख देंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, और दूसरा कॉलम एज इट इज़। ए वाई में वाई के कॉलम को हमने रिप्लेस करना होता है, यानी पहले वाला ऐसे ही रह जाएगा। ए वाई में वाई वाला जो कॉलम होता है ना, उसकी जगह पे हमने इसको रिप्लेस करना होता है। आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये। अब दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस किया, इसमें इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव का 1050। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू है माइनस, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7, माइनस से माइनस कट गया, इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। x की वैल्यू आ गई 150, तो इसका यूनिट क्योंकि पाउंड में था तो ऐसे पाउंड लिख देंगे साथ। अब इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। अब 350 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5600। इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव का 1400। अब इसमें y की वैल्यू मालूम करने के लिए जो इसका फार्मूला है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -1400 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -7, कट गए 7 2 दा 200, और जो y है वो 200 पाउंड। अब इसकी नीचे ये जो अभी मैं करने वाला हूँ ना, ये हमने यहाँ इसके बाद लिखना होता है, क्योंकि ये मैं कोई आंसर शीट पे तो नहीं ना, मेरा ये क्वेश्चन की आंसर शीट नहीं है, तो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपने लिख के दोबारा यहाँ पे लिखना है हैंस या देयरफॉर अमाउंट ऑफ सोयाबीन x इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आई है 150, ये पाउंड का सिंबल है। ये स्मॉल एस में ना ये स्मॉल एल होता है ये, और जो कॉर्न का यानी वाई है, वाई हमारे पास आया 200 पाउंड। आप चाहे एल दूसरी तरह भी लिखना चाहें तो ऐसे करके भी लिख लें, वरना ऐसे भी लिख दें तो ठीक है। तो ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये पाउंड है, लाइन ऊपर चली गई है, ये 150 और 200 पाउंड दोनों के आंसर आ गए। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम इससे पहले भी क्लास 7 8 में कर चुके हैं। यहाँ पे हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर है तो हम इस मेथड से इसको हम कर रहे हैं, तो ना ज़रूरी नहीं है कि अगर कंडीशन नहीं है तो हम उनसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर। ठीक है ना, एक शेप है, उसका जो पेरीमीटर है यानी उसकी जो बाउंड्री वाल, पेरीमीटर का होता है बाउंड्री वाल की लेंथ, वो 190 मीटर है। द विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ, उसकी जो विड्थ है वो लेंथ से 1/4 है, यानी उसका चौथा हिस्सा है। 1/4 को 1/4 भी कह सकते हैं, कि जैसे अगर लेंथ मिसाल के तौर पे अगर 20 है तो 20 को 4 से डिवाइड करें तो वो आ जाता है 5, यानी उसकी विड्थ 5 है। ये लेंथ का 1/4 है, या अगर विड्थ को कह लें तो विड्थ का 4 गुना है, 4 टाइम जो है ना वो लेंथ है। एक ही बात है, जैसे मर्जी आप कह लें। फाइंड द डिमेंशंस, उसकी जो लेंथ है ना, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना, जो लेंथ और विड्थ वो मालूम करनी है। आइए देखते हैं। हमने सपोज किया कि उसकी जो लेंथ है वो x है और जो विड्थ है वो y है।
तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ कि उसकी जो लेंथ है ना और जो विड्थ है दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि अगर लेंथ क्या है, ये लेंथ का 1/4 कर देना, लेंथ का 1/4 करें तो फिर इक्वल हो जाती है विड्थ के। इसका 1/4 करने के लिए इसको हम चाहे मल्टीप्लाई 1/4 कर दें या ऐसे डिवाइड बाय 4 कर दें। यानी अगर लेंथ, इसमें लेंथ एक्स ही है ना, एक्स का अगर 1/4 कर दें तो वो इक्वल हो जाती है, फिर इक्वल होती है विड्थ के। इसको अब हम सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको भी इधर लें, +4y इधर आके -4y इक्वल के उधर क्या रहेगा 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, पेरीमीटर भी उन्होंने जो हिंट दिया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि उसका पेरीमीटर 190 है। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमने किसी रेक्टेंगल का क्या सीखा हुआ है इससे पहले, 2 लेंथ प्लस विड्थ, ऐसी है। अब पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दें। 2 लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ इसमें x है और विड्थ हमारे पास y है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, ऐसे भी ठीक है, या फिर इसको वैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, फिर भी आंसर सेम आना है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहे इसको पहले उधर, अगर उधर लेके जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा नंबर छोटा हो जाएगा और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, बाकी इधर रह गया x + y। 190 को जब 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95। तो x + y = 95, या इसको अगर हम ऐसे सीधा करके देते हैं, सारी वैल्यू को ऐसे उल्टा दें, इस इक्वल को सारे को इधर लें, x + y = 95। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी इक्वेशन को ज़रा मैंने दोबारा आपकी आसानी के लिए इधर के साथ भी लिख दिया, वरना इधर से उठा के भी लिख सकते थे इसके कोएफिशिएंट्स को। तो 1 और 1 -4 और 1, फिर x था, पहले x आ गया, फिर y था, y आ गया, फिर 0 और 95। तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे जो क्रैमर रूल है मैं उसको ईजी समझता हूँ, मैं उस मेथड से इसको करवाऊँगा। कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं कि ये a के इक्वल है, a के इक्वल हो गया। अभी हमने बाय जो क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए हमें ax और y भी चाहिए, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 1 1 दा 1 माइनस फार्मूले का, 4 1 दा 4 और प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया = 5। अब यहाँ पे ax के लिए हमने a मैट्रिक्स में जो x का कॉलम होता है ना, ये x के जो कोएफिशिएंट का कॉलम होता है, उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी होती है, 0 और 95, और दूसरा कॉलम एज इट इज़। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। 1 0 था 0 माइनस 95 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 380 माइनस का 380। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो 0 + 380, फिर 0 के अंदर प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ये प्लस का 380 ही रह गया। तो x मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू है हमारे पास 380, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 5। 380 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 76। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 76। अब इस तरह आप a y मालूम करने के लिए a जो मैट्रिक्स है इसमें जो y के कोएफिशिएंट का कॉलम है ना, इसकी जगह पे हम ये वाला कॉलम रिप्लेस कर देंगे, 0 और 95, और दूसरा कॉलम एज इट इज़। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए 95 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 95, माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 95 आ गया। अब y मालूम करने का फार्मूला जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, ये 95 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 5। इसको जब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 19। तो x हमारा क्या था, लेंथ था, 76 आ गया, और y हमारी वेट थी जो 19 आ गई।
इसको दोबारा नीचे नीट करके लिख देते हैं। तो इसको ऐसे करके लिख दिया। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि चाहे इसको लेंथ को 4 से डिवाइड करें तो 19 ही आंसर आता है, या 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। इस तरह करके इसका जो पेरीमीटर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।